लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। क्या आपके पास ये एक एग्जाम्पल थी जो कि हम कर रहे थे? ये हमने एग्जाम्पल काफी दफा देख ली है, ठीक है, जिसके अंदर दो बॉक्सेस जो हैं वो टेबल के ऊपर रखे हुए थे और उसमें एक बॉक्स के साथ एक थ्रेड लगा हुआ था और वही थ्रेड जो है वो दूसरे बॉक्स के साथ भी ज्वाइन हो रहा था। तो जो फर्स्ट बॉक्स था उसके साथ जो थ्रेड ज्वाइन था उसके ऊपर हम एक 40 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं और उसको पुल करते हैं। तो हमने देखा था कि इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही थी और ये भी देखा था कि दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन थी वो तकरीबन बराबर थी। तो जितने भी फोर्सेस हैं अभी तक हमने देखी थी कि वो आइडियल कंडीशन के अंदर अप्लाई हो रही थी और उसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमने कैटर नहीं की थी। तो इसकी एक इन सारी फोर्सेस की जो है वो कुछ एप्लीकेशंस हैं और जिसके अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जिस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे वो बेसिकली फ्रिक्शन होगी। तो अब ये एक बॉक्स है। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक बॉक्स है, ये वाला, ठीक है, और ये इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर आप देखें, सबको माउस नजर आ रहा है? ओके, अब अगर आप ये देखें, ये जो सर्कल बना हुआ है बेसिकली ये इस बॉक्स और टेबल के का मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू है या जूम व्यू करके दिखाया हुआ है उन्होंने। और अगर आप नीचे वाला बड़ा सर्कल देखें, ये वाला अगर आप सर्कल देखें तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली टेबल थी जो बेसिकली ग्रे कलर की नजर आ रही है और उस ग्रे कलर के ऊपर जो पिंक कलर का है ये बेसिकली बॉक्स था। तो आप देख सकते हैं कि इस ये बहुत स्मूथ सरफेस नहीं है, ठीक है, इसके बीच में क्रैक अनइवन सी सरफेस है। क्रैक तो नहीं हम बोलेंगे, अनइवन सी सरफेस है, रफ सी सरफेस है। तो अगर आपके पास कोई भी चीज स्मूथ ना हो, ठीक है, उसके बीच में बम्प्स हो, जैसे इस तरीके से बम्प्स हैं या रफ सी सरफेस है जो कि आपको एक्चुअली में तो नजर नहीं आ रही होती, मतलब आप जब देख रहे होते हैं अपनी नेकेड आई से, लेकिन अगर आप उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू या जूम व्यू देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली बहुत ही रफ सी सरफेस है। जो टेबल होता है, जो वुड होता है, वो ऊपर मतलब टार्निश करके उसको बड़ा स्मूथ कर देते हैं जो कि हमें देखने में स्मूथ लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर बहुत छोटे 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 से पार्टिकल्स होते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी का जो बुरादा होता है उस तरीके का, मतलब इसमें छोटे छोटे से बम्प्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो बेसिकली ये बॉक्स और टेबल के दरमियान में एक मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक व्यू डिफाइन किया गया। अभी तक हमने देखा था, यानी जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा था कि ऊपर वाली एग्जांपल में हमने कहा था कि जो बॉक्स है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और वो फ्रिक्शन लेस सरफेस है। जब आप उसको खींचते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होती। अच्छा, लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें कि उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आ रही थी, ठीक है, पहले हमारे पास आ रही थी फोर्स सिर्फ और सिर्फ एफ एन। अब हमारे पास उसके अंदर एक फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी शामिल हो गया जिसको हम अपनी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो वो क्या बन रहा है, उसको हमने डिनोट किया म्यू के से, ठीक है। यानी हमने कहा कि फ्रिक्श जो हमारे पास फोर्स है, नॉर्मल फोर्स थी, वो बेसिकली इस बॉक्स के ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में,
सॉरी ये पेन काम नहीं कर, और जो वेट की फोर्स लग रही होती है वो लग रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये जो फोर्स थी बेसिकली, ये अगर आप ये निकाल दें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट निकाल दें, तो ये वो फोर्स थी, ये वाला पार्ट निकाल के सिर्फ ये वाली वो फोर्स थी जो कि आपको रिक्वायर्ड थी एक बॉक्स को मूव कराने के लिए। लेकिन जब आपने म्यू के से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अब न्यू फोर्स आएगी वो ये एफ फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो कि आपको रिक्वायर्ड होगी कि आपने किसी बॉक्स को मूव करना है, ठीक है। मतलब एक तो वो फोर्स जो बॉक्स को मूव करने के लिए जरूरत होगी, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नेट फोर्सेस जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर नेट फोर्सेस जीरो हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉक्स है या आपकी जो इक्विपमेंट है या ऑब्जेक्ट है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है। अगर तो आपके पास कोई फोर्स ऐसी है जो कि नेट फोर्सेस के अंदर जीरो नहीं हो रही और वो थोड़ी सी ग्रेटर है या कैंसल आउट भी नहीं हो रही, तो वो बेसिकली पार्टिसिपेट करती है बॉक्स को या आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अब जो वो नेट फोर्स होगी उसके अंदर एक फ्रिक्शनल कांस्टेंट भी शामिल हो जाएगा जो कि पार्टिसिपेट करेगा, या आपने उसको भी ओवरकम करना होगा कि आप अपनी, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर तो दूं लेकिन आप लोग फिर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करिएगा, ठीक है। सो मैंने आपको अलाउ किया है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने डिस्टरबेंस क्रिएट करी तो मैं आपको दोबारा म्यूट कर दूँ। अच्छा जी, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्सेस लग रही थी वो कितनी फोर्सेस थी आपके पास? एक ये नॉर्मल फोर्स थी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी, एक ये डाउनवर्ड फोर्स थी जो वेट बेसिकली डिनोट कर रहा था, एक ये बैकवर्ड फोर्स जो कि बेसिकली न्यूटन्स के थर्ड लॉ के रिजल्टेंट की बेस पे लग रही थी, और एक ये एफ पी फोर्स थी जो कि राइट डायरेक्शन में लग रही थी। अब हम कहते हैं कि ये ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स को लेट से कैंसल आउट कर रही है। वो जरूरी नहीं होता, अगर तो ये कैंसल आउट ना कर रही हो, यानी कि बॉक्स इस पोजीशन पे या इस तरह से पड़ा हुआ है कि आपकी ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसल आउट नहीं हो रही, जैसे इंक्लाइंड सरफेस होती है, तो आपके पास बेसिकली बॉक्स जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर इस केस में ये कैंसल आउट कर रही है, तो आपके पास जो नेट फोर्स थी वो वाई डायरेक्शन में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लग रही थी। अब एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स इधर जा रही थी और एक फोर्स इधर जा रही थी। अब ये वाली जो फोर्स थी वो थोड़ी सी ग्रेटर थी इस वाली फोर्स से, तो जो नेट फोर्स बचा उसकी वजह से आपके पास ये बॉक्स मूव हो रहा था। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब हम फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये वो फोर्स है जो कि नेट फोर्स जो है उसके बीच में आपने फ्रिक्शन को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। यानी कि जब आप म्यू के को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक तो वो नेट फोर्स होगी जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड होगी कि आप उसको मतलब इतनी फोर्स जो कि बॉक्स को मूव कर सके, प्लस साथ में वो फोर्स जो कि फ्रिक्शन की वजह से आ रही थी। तो ये जब कंपोनेंट म्यू के साथ में ऐड हो जाएगा तो वो एक ग्रेटर फोर्स बन जाएगी, जो कि फ्रिक्शन फोर्स और नेट फोर्स को मिलाकर बनेगी, जिसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने बॉक्स को इतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि आपका बॉक्स जो है वो मूव हो सके। हाँ जी, बात समझ आ गई है। वो कह रहा है कि म्यू के जो है वो काइनेटिक कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का, और ये हर सरफेस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ मैंने आपको वुड की एग्जांपल दी थी, जरूरी नहीं है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वुड पर ही प्लेस हुआ हो, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजिशंस के ऊपर भी, डिफरेंट मटेरियल के ऊपर भी प्लेस किया जा सकता है, और हर एक के लिए वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपके पास पेपर में काइनेटिक फ्रिक्शन का या फिर फ्रिक्शन का कोई सवाल आए, ये काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो उसके अंदर म्यू के ऑलरेडी गिवन होगा, या फिर आपको टेबल दिया गया होगा और उसके अंदर बताया होगा सवाल के अंदर कि आपके सवाल में ये मटेरियल यूज हुआ था, और आपने टेबल से, यानी ये जो नीचे आपको टेबल नजर आ रहा है इसके अंदर से आपको अपना म्यू के या म्यू एस उठाना पड़ेगा। अच्छा जी, म्यू एस जो है वो बेसिकली डिनोट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ।
स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये है कि आपका जो बॉक्स है या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली एक स्टेबल पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है और उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल कंडीशन के अंदर। जो म्यू के है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक का मतलब मूवमेंट से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब आपका के बॉक्स में या आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो मूव करना शुरू होगा या फिर उसके अंदर कोई मूवमेंट आएगी, वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेशन होगी, तो जो आप कोफिशिएंट यूज करेंगे वो बेसिकली म्यू के होगा। अब यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट कोफिशिएंट्स डिफाइन किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल रनिंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास अब 10 मिनट्स रह गए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि वुड के लिए आपको वुड के लिए जो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत होती है वो बेसिकली 0.4 है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू है 0.2, ठीक है। इसी तरीके से मेटल जो है, अगर मेटल मेटल के ऊपर हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो म्यू एस की जरूरत होगी वो बेसिकली 0.15 होगा, और जो म्यू के होगा वो 0.07 होगा। तो आपको लेट्स से कि जो भी चीज सवाल के अंदर दी गई है उसका म्यू के या म्यू एस आपको डिफाइन किया गया होगा, वो आपको ऑलरेडी पता होगा या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सवाल में इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक सबको समझ आ गई? किसी बच्चे का माइक अनम्यूट